इस प्रकार के प्रश्नों की डिटेल क्लास के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके इकाई के अंक की पूरी क्लास को देख सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में देखिए, जब इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो आपको पहले की 2 पावर लेना है, यानी यहाँ पर क्या करना है, जो 13 की पावर 13 दी गई उसे लेना है और इसमें 4 से भाग दे करके रिमाइंडर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, जो 13 लिखा गया है ये है 13, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको देखिए लिखा जा सकता है 12 + 1 और पूरे की पावर 13 कर सकते हैं और बटा कितना 4। अब यहाँ भाग देंगे तो 12 कट जाएगा और 1 की पावर 13 का मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जब रिमाइंडर यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, अब 13 की पावर 1 कर देना है। तो यहाँ पर 13 की पावर 1 का मतलब आप 3 की पावर 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में इकाई अंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर पावर दी जाती है इस पावर में हमेशा 4 से भाग दे देना है। तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कटेगी। इसलिए आपको क्या करना है, केवल 2 अंक मतलब 14 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो शेषफल प्राप्त होगा उसे संख्या का जो इकाई अंक होगा उसके ऊपर पुट करना है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 7 की घात 2। 2 का मतलब कौन सा है, जो रिमाइंडर है इसे पुट किया गया है, और 7 की पावर 2 का मतलब 7 का गुणा 2 बार, यानी 7 सते कितना हो जाएगा, 49, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों की पूरी क्लास के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया है 120 फैक्टोरियल में दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, शून्यों की संख्या निकालने के लिए 120 में क्या करना है, आपको पहले 5 से भाग देना है और जो भागफल आएगा उसमें फिर 5 से भाग देना है। तब तक भाग देते रहना है जब तक कि भाग जाने योग्य रहे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर भाग जाएगी तो फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पर 24 और 4 को जोड़ लेंगे तो 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसलिए दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, 28, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों की पूरी क्लास के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के एक तरफ से सभी क्लासों को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 28 फैक्टोरियल गुणे 32 फैक्टोरियल में दाईं तरफ शून्यों की संख्या निकालना हो तो आपको क्या करना है, 28 में 5 से भाग देना है और 32 में 5 से भाग देना है। अब भाग देने के बाद देखिए क्या लिखना है, भागफल लिखना है। तो 5 × 25 आएगा, जब तक 5 से भाग जाने योग्य होगी तब तक भाग देते रहेंगे। अब भाग एक बार जाएगी, यहाँ पर भाग देंगे तो 5 छक्का 30। अब यहाँ पर भागफल लेते हैं, शेषफल नहीं लेते। फिर 5 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी। अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक बार भाग जाएगी तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दाईं तरफ शून्यों की संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ लेना है, यानी 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी गुणनफल में दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितना आ जाएगी, 13, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकर के यहाँ पर 100 तक की संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो इसे जो है आप लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। अब पूछा गया है 100 फैक्टोरियल में दाईं तरफ कितने शून्य होंगे। तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 में 5 से भाग देना और भागफल लिखना है। तो 5 दूना 10, भागफल कितना आएगा, 20 आएगा। जब तक भाग जाएगी तब तक भाग 5 से देते रहेंगे। तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 4 में 5 से भाग नहीं जाएगी, यहाँ पर ध्यान देना है, भागफल हमेशा नोट करना है। अब यहाँ पर 20 और 4 को क्या करना है, जोड़ लेना है। जब 20 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसलिए दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं तो ऑप्शन डी को हम क्या बना देते हैं, 24 बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ कितने शून्य होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि शून्य का निर्माण जो है हमेशा 2 और 5 के गुणनफल से होता है, और यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याओं में केवल एक बार 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। इसलिए यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में केवल एक शून्य आएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में यदि अंक दे दिए जाएं और सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला अंक है उसे सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो बड़ी के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, सबसे छोटा अंत में लिखना है। अब इसके बाद देखिए सबसे छोटी अगर संख्या बनाना है और 0 दिया गया हो तो आप जो है 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे। अगर आप 0 1 2 कर देंगे तो यहाँ पर यह केवल 12 बनेगा, 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे छोटा अंक पहले लिखना है 0 के अलावा। तो 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1 दिया गया है, उसके तुरंत बाद 0 को लगाना है, फिर सबसे बड़े अंक को सबसे बाद में लिखना है। अब अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 10 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी अंतर कितना आ जाएगा, 108 का, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। करड़ी और घातांक से संबंधित सभी प्रकार की प्रश्नों की क्लास के लिए आप सभी लोग जो है
हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के पूरी क्लास को देख सकते हैं। प्रश्न में दिया गया है √-36 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि यदि संख्या अंडर रूट में हो और वह ऋणात्मक हो तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं और इसे हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रश्न यूपीएसआई में, सीडीएस में और कैट में आते हैं, लोकल पेपरों में नहीं आते हैं। प्रश्न में पूछा गया अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। तो इसकी डिटेल क्लास के लिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा करके इकाई व दहाई अंकों के बारे में डिटेल क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में देखिए दिया गया है 4, 3, 7, 1 और पूरे की घात कितना दिया, 423 दिया है। अगर अंतिम अंक 1 दिखाई दे तो आपको 1 लिख लेना है। इसके बाद जो 1 के बाद वाला अंक होता है उसका इकाई की जो पावर होती है उसमें गुणा करा लेते हैं। तो 7 का 3 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 का परमांक ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में देखिए परमांक का मतलब क्या होता है कि 2 ऐसी संख्याओं को लेना होता है जिनका योगफल हमेशा 10 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आप 7 में कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए। तो यहाँ पर 7 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 7 का जो परमांक है वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रकार के प्रश्नों की डिटेल क्लास को देखने के लिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा करके आराम से एक तरफ से सभी क्लासों को देख सकते हैं। प्रश्न में दिया गया है इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर संख्या में इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर जो पहले वाली है अगर वह सम है तो सम की पावर चाहे जितना है उसका मान हमेशा सम आएगा। और 9 की पावर अगर सम है तो यहाँ पर इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूरी क्लास के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न में देख रहे हैं, प्रश्न में पूछा गया इकाई अंक क्या होगा जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे प्रश्नों की डिटेल क्लास को देखने के लिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा करके एक तरफ से क्लासों को देख सकते हैं। वहां सर्च करना है इकाई का अंक बाय प्रदीप कुशवाहा। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि अगर 6 इकाई अंक पर हो और उसकी पावर चाहे जितना हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, 6 ही होता है। तो यानी यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और बाद में 1 जोड़ लेना है तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 एक साथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों की पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा करके सभी क्लासों को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 की घात 44 में अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 7 की घात 4 पूरे की घात कितना, 11। अब 7 की घात 4 का देखिए मान होता है 2401 और पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब प्लेलिस्ट में अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो वहाँ डिटेल बता दिया गया है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इकाई अंक 1 है तो 1 लिख लेंगे और इस 0 का इसके इकाई अंक में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, 0 और 1 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। √36 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए करड़ी से जो निकला हुआ मान होता है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है और 36 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है, 6। इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वह हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ना कि +-6 होगा। इसकी पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के करड़ी घातांक की पूरी क्लास को देख सकते हैं। यदि n+2 n+4 अभाज्य संख्याएँ हैं तो n के लिए संभावित हलों की संख्या क्या होगी या संभावित मानों की संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अंतर संख्याओं में कितने का है, 2-2 का है और संख्याएं कैसी अभाज्य हैं। तो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं लेना है और उनमें अंतर 2-2 का हो तो वे संख्याएं देखिए हो सकती हैं 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। इसलिए 3 एकमात्र ऐसी संख्याएं हैं जिसमें हमेशा 2 का अंतर होता है। इसलिए संभावित जोड़ों की संख्या या संभावित हलों की संख्या कितना हो जाएगी, 1, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रश्न यूपीएसआई में, सीडीएस में और कैट में आते हैं, लोकल पेपरों में नहीं आते हैं। प्रश्न में पूछा गया अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। तो इसकी डिटेल क्लास के लिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा करके इकाई व दहाई अंकों के बारे में डिटेल क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में देखिए दिया गया है 4, 3, 7, 1 और पूरे की घात कितना दिया, 423 दिया है। अगर अंतिम अंक 1 दिखाई दे तो आपको 1 लिख लेना है। इसके बाद जो 1 के बाद वाला अंक होता है उसका इकाई की जो पावर होती है उसमें गुणा करा लेते हैं। तो 7 का 3 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।